अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात। पहले खंड के अनुसार उत्तर 100 से 150 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? दूसरा प्रश्न, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? तीसरा प्रश्न कुछ ऐसे है, पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई? चौथा प्रश्न, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? पांचवें प्रश्न, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? दूसरे खंड के अनुसार एक लघु निबंध 250 से 300 शब्दों के बीच में। प्रश्न 6, इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गईं? प्रश्न 7 कुछ ऐसे है, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी? प्रश्न 8, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? प्रश्न 8, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं आती हैं? अगला खंड मानचित्र कार्य का। उपमहाद्वीप के बाह्य रेखा मानचित्र खाके में इस अध्याय में वर्णित क्षेत्रों को अंकित कीजिए। यह भी पता लगाइए कि क्या ऐसे भी कोई इलाके थे जहां इस्तेमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ऐसे इलाकों को मानचित्र में भी अंकित कीजिए। अगला खंड है परियोजना कार्य का। 11वां प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन ने पूर्वी भारत के अनेक जिलों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उनमें से एक रिपोर्ट पढ़िए और इस अध्याय में चर्चित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस रिपोर्ट में ग्रामीण समाज के बारे में उपलब्ध जानकारी को संकलित कीजिए। यह भी बताइए कि इतिहासकार लोग ऐसी रिपोर्टों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 12, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के ग्रामीण समुदाय के वृद्ध जनों से चर्चा कीजिए और उन खेतों में जाइए जिन्हें वे अब जोतते हैं। यह पता लगाइए कि वे क्या पैदा करते हैं, वे अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, उनके माता पिता क्या करते थे, उनके बेटे बेटियां अब क्या करती हैं और पिछले 75 सालों में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अध्याय 11 विद्रोही और राज। इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। खंड 1 के अनुसार आपको 100 से 150 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न 1, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्या आग्रह किया? प्रश्न 2, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। प्रश्न 3, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? प्रश्न 4, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? प्रश्न 5, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? अगले खंड के अनुसार 250 से 300 शब्दों में एक लघु निबंध लिखना है। प्रश्न 6, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था? प्रश्न 8, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों का भी किस तरह विश्लेषण करते हैं? प्रश्न 9, एक चित्र और एक लिखित पाठ को चुनकर किन्हीं 2 स्रोतों की पड़ताल कीजिए। इस बारे में चर्चा कीजिए कि उनसे विजेताओं और पराजितों के दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चलता है। अगला खंड मानचित्र कार्य। भारत के मानचित्र पर कलकत्ता अर्थात कोलकाता, बम्बई अर्थात मुंबई, मद्रास मतलब चेन्नई को चिन्हित कीजिए जो 1857 में ब्रिटिश सत्ता के 3 मुख्य केंद्र थे। मानचित्र 1 और 2 को देखिए तथा उन इलाकों को चिन्हित कीजिए जहां विद्रोह सबसे व्यापक रहा। औपनिवेशिक शहरों से ये इलाके कितनी दूर या कितने पास थे। अगला खंड परियोजना कार्य। प्रश्न 11, 1857 के विद्रोही नेताओं में से किसी एक की जीवनी पढ़ें। देखिए कि उसे लिखने के लिए जीवनीकार ने
किन स्रोतों का उपयोग किया है? क्या उनमें सरकारी रिपोर्टों, अखबारी खबरों, क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियों, चित्रों और किसी अन्य चीज का इस्तेमाल किया गया है? क्या सभी स्रोत एक ही बात कहते हैं या उनके बीच फर्क दिखाई देते हैं? अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रश्न 12, 1857 पर बनी कोई फिल्म देखिए और लिखिए कि उसमें विद्रोह को किस तरह दर्शाया गया है। उसमें अंग्रेजों, विद्रोहियों और अंग्रेजों के भारतीय वफादारों को किस तरह दिखाया गया है। फिल्म किसानों, नगरवासियों, आदिवासियों, जमींदारों और तालुकदारों के बारे में क्या कहती है। फिल्म किस तरह की प्रतिक्रिया को जन्म देती है। अध्याय 12, औपनिवेशिक शहर। इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। खंड 1, उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। प्रश्न 2, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं। प्रश्न 3, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था। प्रश्न 4, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। प्रश्न 5, औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। दूसरा खंड, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6, 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ। प्रश्न 7, औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे, उनके क्या उद्देश्य थे। प्रश्न 8, 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थीं। प्रश्न 9, नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए। खंड 3, मानचित्र कार्य। प्रश्न 10, भारत के नक्शे पर मुख्य नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं को पारदर्शी कागज लगाकर रेखांकित करें। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास सहित इस अध्याय में उल्लिखित 10 शहरों को चिन्हित कीजिए और उनमें से किन्हीं 2 शहरों के बारे में संक्षेप में लिखिए कि 19वीं सदी के दौरान उनका महत्व किस तरह बदल गया। इनमें से एक औपनिवेशिक शहर तथा दूसरा उससे पहले का शहर होना चाहिए। खंड 4, परियोजना कार्य। प्रश्न 11, पता लगाइए कि आपके कस्बे या गांव में स्थानीय प्रशासन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। क्या जलापूर्ति, आवास, यातायात और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि सेवाएं भी उनके हिस्से में आती हैं। इन सेवाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं। क्या शहरी मजदूरों या ग्रामीण इलाकों के खेतिहर मजदूरों के पास नीति निर्धारण में हस्तक्षेप का अधिकार होता है, क्या उनसे राय ली जाती है। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रश्न 12, अपने शहर या गांव में 5 तरह की इमारतों को चुनिए। प्रत्येक के बारे में पता लगाइए कि उन्हें कब बनाया गया, उनको बनाने का फैसला क्यों लिया गया, उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की गई, उनके निर्माण का जिम्मा किसने उठाया और उनके निर्माण में कितना समय लगा। इन इमारतों के स्थापत्य या वास्तुशैली संबंधी आयामों का वर्णन करिए और औपनिवेशिक स्थापत्य से उनकी समानताओं या भिन्नताओं को चिन्हित कीजिए। अध्याय 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके प्रश्न। खंड 1, उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। प्रश्न 2, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। प्रश्न 3, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। प्रश्न 4, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं। प्रश्न 5, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। दूसरा खंड, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। प्रश्न 7, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। प्रश्न 8, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। प्रश्न 9,
निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यौरों से किस तरह भिन्न होते हैं? तीसरा खंड, मानचित्र कार्य। प्रश्न 10, दांडी मार्च के मार्ग का पता लगाइए। गुजरात के नक्शे पर इस यात्रा के मार्ग को चिन्हित कीजिए और उस पर पड़ने वाले मुख्य शहरों व गांवों को चिन्हित कीजिए। खंड 4, परियोजना कार्य, कोई एक। प्रश्न 11, दो राष्ट्रवादी नेताओं की आत्मकथाएं पढ़िए। देखिए कि उन दोनों में लेखकों ने अपने जीवन और समय को किस तरह अलग अलग प्रस्तुत किया है और राष्ट्रीय आंदोलन की किस तरह व्याख्या की है। देखिए कि उनके विचारों में क्या भिन्नता है। अपने अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। प्रश्न 12, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटी कोई एक घटना चुनिए। उसके विषय में तत्कालीन नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और भाषणों को खोजकर पढ़िए। उनमें से कुछ अब प्रकाशित हो चुके हैं। आप जिन नेताओं को चुनते हैं उनमें से कुछ आपके इलाके के भी हो सकते हैं। उच्च स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व की गतिविधियों को स्थानीय नेता किस तरह देखते थे, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपने अध्ययन पर आंदोलन के बारे में लिखिए। विभाजन को समझना, इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला खंड है, उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की? प्रश्न 2, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ? प्रश्न 3, आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे? प्रश्न 4, विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी? प्रश्न 5, विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है? अगला खंड है, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 250 से 3 शब्द में। प्रश्न 6, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया? प्रश्न 7, बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे? प्रश्न 8, बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली? प्रश्न 9, मौखिक इतिहास के फायदे या नुकसान की पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है? अगला खंड, मानचित्र कार्य। दक्षिणी एशिया के नक्शे पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों में उल्लिखित भाग क, ख और ग को चिन्हित कीजिए। यह नक्शा मौजूदा दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे से किस तरह अलग है? अगला खंड, परियोजना कार्य, कोई एक। यूगोस्लाविया के विभाजन को जन्म देने वाली निर्जातीय हिंसा के बारे में पता लगाइए। उसमें आप जिन नतीजों पर पहुंचते हैं उनकी तुलना इस अध्याय में भारत विभाजन के बारे में बताई गई बातों से कीजिए। प्रश्न 12, पता लगाइए कि क्या आपके शहर, कस्बे, गांव या आसपास के किसी स्थान पर दूर से कोई समुदाय आकर बसा है। हो सकता है आपके इलाके में बंटवारे के समय आए लोग भी रहते हों। ऐसे समुदायों के लोगों से बात कीजिए और अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट में संकलित कीजिए। लोगों से पूछिए कि वे कहाँ से आए हैं, उन्हें अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी और उससे पहले व बाद में उनके कैसे अनुभव रहे। यह भी पता लगाइए कि उनके आने से क्या बदलाव पैदा हुए। अध्याय 15, संविधान का निर्माण। इसमें प्रश्नों को देखते हैं तो कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 100 से 150 शब्दों में। जिसमें पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? दूसरा प्रश्न, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित करते थे? तीसरा प्रश्न, प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए? चौथा प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? 5 से लेकर 8 तक आपको निबंध लिखना है, एक लघु निबंध, जिसके शब्दों की संख्या 250 से 300 शब्दों के बीच में रहेगी। 5वां प्रश्न है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थीं जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया? 6वां प्रश्न, दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। 7वां प्रश्न,
संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। 8वां प्रश्न, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। अगला है मानचित्र कार्य। इसमें प्रश्न कुछ ऐसे हैं, वर्तमान भारत के राजनीतिक मानचित्र पर यह दिखाइए कि प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इन राज्यों की राजभाषा को चिन्हित कीजिए। इस मानचित्र की तुलना 1950 के दशक के प्रारंभ के मानचित्र से कीजिए। दोनों मानचित्रों में आप क्या अंतर पाते हैं? क्या इन अंतरों से आपको भाषा और राज्यों के आयोजन के संबंध में कुछ पता चलता है? अगला है परियोजना कार्य। 10वां प्रश्न, हाल के वर्षों के किसी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन को चुनिए। पता लगाइए कि यह परिवर्तन क्यों हुआ, परिवर्तन के पीछे कौन कौन से तर्क दिए गए और परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। अगर संभव हो तो संविधान सभा की चर्चाओं को देखने की कोशिश कीजिए। वेबसाइट है parliamentofindia.nic.in। यह पता लगाइए कि मुद्दे पर उस वक्त कैसे चर्चा की गई। अपनी खोज पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। 11वां और आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा फ्रांस अथवा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कीजिए। ऐसा करते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर गौर कीजिए। धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। यह पता लगाइए कि इन संविधानों में अंतर और समानताएं किस तरह से उनके क्षेत्रों के इतिहासों से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही सभी प्रश्न जितने भी पार्ट 3 के NCERT 12वीं के पार्ट 3 के सभी क्वेश्चन से समाप्त होते हैं। धन्यवाद।